हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम फार्मा का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर आपने पढ़नी है ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक पार्ट है आपका, चैप्टर नंबर 8। कफ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कफ क्या होती है। कफ आपको पता है क्या है, आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। देखिए क्या होता है, आपका जो एयरवे है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जानते हो आप और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जानते हो। अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर उसके अंदर आपका कोई फॉरेन मटेरियल एंटर कर जाता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, स्नीजिंग करती है। छींक से आपका क्या होता है, वो फॉरेन मटेरियल क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो आपकी बॉडी उसके लिए क्या करती है, कफ। ठीक है, कफ आती है तब आपको। तो कफ क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। वैसे तो ये क्यों आती है कफ आपको, इंटेंडेड टू रिमूव द इरिटेंट, कोई भी इरिटेंट जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई सिक्रीशन म्यूकस वगैरह एक्यूमुलेट हो गया है तो उसको निकालने के लिए। ठीक है, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेज से किसी एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन या इरिटेंट को निकालने के लिए आपकी बॉडी का क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ठीक है, कफ। अब देखिए, जो कफ के ऊपर, कफ की जो आपकी ट्रीटमेंट में ड्रग्स दी जाती है उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ड्रग यूज्ड इन कफ के बारे में। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी जो चीज़ है। सबसे फर्स्ट अपने पढ़नी है इसकी क्लासिफिकेशन। तो टोटल इसकी 4 क्लासिफिकेशन आपकी, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं एंटी टूशियस। एंटी टूशियस जो ड्रग्स हैं वो देखिए क्या है, कफ सेंटर सप्रेसेंट। ये क्या करती हैं, आपका जो आपकी बॉडी के अंदर कफ सेंटर है उसको सप्रेस करने का काम करती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में जो कफ सेंटर है वो आपका मेडुला ओब्लंगाटा होता है, उसको सप्रेस करने का काम करती हैं ये सारी दवाइयाँ। इनके अंदर कौन कौन से आती हैं आपकी, कोडीन, फोलकोडीन, नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रो मेथोरफेन, एंटीहिस्टामिन। ठीक है, ये दवाइयाँ आती हैं आपकी। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है फेरेंजियल डिमल्सेंट्स। ठीक है, ये फेरिंग्स तक पहुंचती है आपकी ये दवाई, या फिर फेरिंग्स में जो भी तकलीफ होती है उसको ठीक करने के लिए, डिमल्सेंट्स। ठीक है, लोजेंस आते हैं इसके अंदर, लिंचेस और ल्यूकोराइस। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी सिरप फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट के अंदर आपका क्या आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम सिट्रेट आता है और पोटेशियम आयोडाइड आता है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट जो है, इनका जो सेकंड नेम है वो है म्यूकोकाइनेटिक्स। ठीक है, म्यूकस से रिलेटेड ये दवाइयाँ आपकी, म्यूकस को एक्सक्रीट आउट करने का काम है इनका। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक्स। ठीक है, म्यूकोलाइटिक जो वर्ड है इसका मतलब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, म्यूको मतलब म्यूकस, लाइटिक उसको ब्रेक डाउन करने वाली। ठीक है, म्यूकस को जो ब्रेक डाउन करके बाहर निकालना है। तो ऐसी जो दवाइयाँ हैं वो है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल और एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, ये 3 दवाइयाँ आपकी ये हैं। आपके घर में अगर कोई कफ सिरप हो तो आप उसके ऊपर नाम पढ़ना, इनमें से कौन सा साल्ट दिया गया है। ठीक है, आपको मिलेगा ज़रूर, या तो ब्रोमहेक्सिन देखने को मिलेगा, या फिर इनमें से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है, एसिटाइल सिस्टीन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन है आपकी, जो आपकी ड्रग्स हैं यूज़ की जाती हैं किसके अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ कफ के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए अब आपकी जो कफ है वो कितने तरीके की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कफ 2 तरीके की होती है आपकी, प्रोडक्टिव कफ होती है और एक नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है। सुना भी होगा आपने। प्रोडक्टिव कफ क्या होती है, जिसके अंदर आपका स्पूटम आता है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी स्पूटम की प्रोडक्शन होती है और उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो जो प्रोडक्टिव कफ है आपकी वो क्या करती है, इट हेल्प टू क्लियर द एयरवे। अब जब स्पूटम होगा वो आप बाहर स्पिट आउट करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो एयरवे है वो क्लीन हो जाता है प्रोडक्टिव कफ को। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो हमने लास्ट 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलाइटिक, वो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं प्रोडक्टिव कफ को ठीक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ क्या है, इसके अंदर आपका स्पूटम की प्रोडक्शन नहीं होती है। जो ड्राई कफ होती है उसको आप क्या बोल सकते हो, सूखी खांसी जिसको बोलते हो, वो क्या है आपकी नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, सूखी खांसी। ठीक है, ये जो आपकी खांसी है ये यूजलेस होती है, इसको आप डिप्रेस कर सकते हो।
ठीक है, इसको डिप्रेस ही करना है आपने। कैसे डिप्रेस करोगे? कफ सेंटर को बंद करके। और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट में ड्रग यूज़ होती हैं वो आपकी फर्स्ट जो 2 क्लासिफिकेशन थी, एंटी ट्यूसिव और फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, वो जो ड्रग्स थी वो नॉन प्रोडक्टिव कफ को ट्रीट करने के लिए आपकी यूज़ में आती हैं। ठीक है, अब हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी आपकी 4 क्लासिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, आपसे क्लासिफिकेशन भी पूछी जा सकती हैं डायरेक्ट, ठीक है, या फिर आपसे सीधा ब्रोमहेक्सिन पूछ लिया जाए। ये है आपके इस ड्रग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या काम करती है या किस यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ इसको देते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे किनको? एंटी ट्यूसिव ड्रग को। देखिए सबसे पहले एंटी ट्यूसिव ड्रग के बारे में। जो ये ड्रग हैं ये क्या करती हैं? जैसा इनका दूसरा नाम था, क्या था? कफ सेंटर सप्रेसेंट। इनका नाम ही क्या था? कफ सेंटर सप्रेसेंट। तो जैसा इनका नाम है वैसा आपको पता चल गया होगा। और ये नॉन प्रोडक्टिव कफ को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। तो ये क्या काम करेंगी आपका? दे इनहिबिट द कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स को ये बंद कर देंगी। कैसे बंद कर देंगी? बाय द सप्रेस कफ सेंटर इन द मेडुला। मेडुला के अंदर जो कफ सेंटर है उसको सप्रेस करके, बंद करके क्या कर देंगी? जब वही बंद हो जाएगा तो आपका कफ आनी बंद हो जाएगी, जो ड्राई कफ है वो आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो था इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका ये कैसे काम करेंगी? ये मेडुला के कफ सेंटर को सप्रेस कर देंगी और आपकी जो कफ है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब है यूजेस। दे आर यूज्ड फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव या फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव और ड्राई कफ को ठीक करने के लिए आपकी ये ड्रग्स दी जाती हैं। और ये ड्रग्स आपने इन्फेंट के अंदर अवॉइड करनी है। इन्फेंट क्या होते हैं? आपके 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो इन्फेंट होते हैं, तो उनके अंदर आपने ये दवाइयाँ नहीं देनी है। ठीक है, इनके अंदर आपने सबसे फर्स्ट देखी थी कोडीन। कोडीन जो ड्रग है उसका क्या एक्शन होता है? देखिए, वो आपकी 3 तरह से काम करती है। एक तो कफ सेंटर को डिप्रेस करेगी, सप्रेस करेगी, यानी आपके मेडुला को। ठीक है, सेकंड ये क्या कर सकती है? माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिप्रेस कर सकती है, जिसकी वजह से आपको ड्राउजीनेस फील हो सकती है। ठीक है, तो जो भी बंदा आपका ये दवाइयाँ ले रहा है कफ सप्रेसेंट्स, उसको कभी भी ड्राउजीनेस हो सकती है, तो उसको कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये दवाइयाँ लेने के बाद सुस्ती हो सकती है, नींद आ सकती है और नींद में उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो कोडीन या जो एंटी ट्यूसिव ड्रग ले रहे हैं पेशेंट, उनको ड्राइविंग के लिए या फिर मशीनरी वर्क करने के लिए मना कर देना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है कोज कॉन्स्टिपेशन बाय डिक्रीजिंग द इंटेस्टाइनल मूवमेंट। थर्ड जो एक्शन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोडीन का है, वो क्या है आपका? ये कॉन्स्टिपेशन कोज करती है। कैसे? इंटेस्टाइनल मूवमेंट को क्या करके? डिक्रीज करके। तो ये तीनों आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हो, प्लस ड्राउजीनेस और कॉन्स्टिपेशन आपके साइड इफेक्ट हो गए इस दवाई के। ठीक है, और अवॉइड करनी है आपने ये चिल्ड्रंस के अंदर, छोटे बच्चों को आप ये नहीं दोगे। और अस्थमा जिन लोगों के हैं उनको आप कोडीन की जो टैबलेट या ये आपकी ड्रग्स हैं वो नहीं दोगे। और ये किस रूट से आप दोगे? ओरल दोगे। और इसका और क्या एक्शन है? एनाल्जेसिक है ये, माइल्ड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होती हैं आपकी पेन किलर्स। ठीक है, तो एज अ पेन किलर भी ये एक्ट करती है। एंड लेस एडिक्शन लाइबिलिटी देन मॉर्फिन। और इसकी आपको कुछ हद तक लत भी लग सकती है। एडिक्शन क्या होता है? लत। इसका कुछ % चांसेस होते हैं कि अगर आप ये ड्रग लेनी शुरू कर देते हो तो आपको बार बार यही होगा कि नहीं, मुझे तो उसी दवाई से फ़र्क होगा, वही दवाई मैं लूँगा, तो आपको लत लग सकती है इस दवाई की। ठीक है, लेकिन मॉर्फिन के मुकाबले में थोड़ी कम। नेक्स्ट है फोलकोडीन। ये जो दवाई है इसका जो एक्शन है वो भी सेम है आपका कोडीन की तरह। ठीक है, लेकिन बस इसका डिफरेंस क्या है? उसमें और इसमें वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे इनके, बस ये नो एनाल्जेसिक है। ये आपका पेन किलर की तरह काम नहीं करेगी। इट हैज़ नो एनाल्जेसिक एंड एडिक्शन लाइबिलिटीज़। इसका जो आपका एडिक्शन और एनाल्जेसिक का जो एक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ना तो ये पेन किलर की तरह काम करती है और ना ही इनसे एडिक्शन होती है आपकी। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है नोस्कैपिन। नोस्कैपिन क्या है? ये एक ओपियोइड है। ओपियम एल्कलॉइड का मतलब क्या है? ये एक ओपियोइड है, यानी एक स्टेरॉइड फॉर्म की ड्रग है आपकी। ठीक है, इट हैज़ ए पोटेंट एंटी टिश्यू इफेक्ट, यानी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है, एंटी टिश्यू इफेक्ट का मतलब कफ सप्रेस करने में, कफ सेंटर को सप्रेस करने में ये क्या करती है? आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसका। इट कैन ऑल्सो कोज ब्रोंकोडाइलेशन। जो आपकी ब्रोंकाइज हैं उनको डायलेट करेगी ये, और जो उनको डायलेट कर देगी तो क्या करेगा? आपकी जो स्पाज्मोडिक कफ होती है वो ठीक होने के चांसेस हैं इससे। ठीक है, स्पाज्मोडिक कफ का क्या मतलब होता है? अब देखिए,
ब्रोंकाई को डायलेट कर रही है, ठीक है। स्पाज्म का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट हो जाना। तो आपकी ब्रोंकाई अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई थी, उसकी वजह से अगर आपको कफ देखने को मिल रही थी, तो वो कफ आपकी किस दवाई से ठीक होगी? नोज कैपिन से, ठीक है। क्या क्या बोला आपका? देखिए, आपको कफ हो रही है किसकी वजह से? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से, यानी आपकी जो ब्रोंकाई हैं वो, उनका जो डायमीटर है वो बिल्कुल कम हो गया है, इस वजह से आपकी जो कफ रिफ्लेक्स है वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए आपकी जो दवाई है वो क्या है? नोज कैपिन। क्यों? क्योंकि इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या? ब्रोंको डायलेशन करना। अब अगर स्पाज्म की वजह से आपको कफ हो रही थी तो वो आपकी सीधी सीधी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी ये दवाई ब्रोंको डायलेशन कर देगी, आपकी जो डायमीटर था ब्रोंकाइस का उसको इंक्रीज कर देगी, ठीक है। ये बात थी। नेक्स्ट है, इट हैज़ नो एनाल्जेसिक इफेक्ट। पेन किलर की तरह काम नहीं करती है ये, ना ही ये कॉन्स्टिपेशन कोज करती है, ना ही एडिक्शन होती है इससे, और ना ही आपके CNS को डिप्रेस करती है। तो विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स आपकी जो ड्रग यूज़ होती है कफ के लिए वो ये होती है, नोज कैपिन। आपने देखा इसके अंदर ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो ऊपर वाली दवाइयाँ आपकी कर रही थी। इसके माइनर साइड इफेक्ट है नोजिया और हेडेक, ये आपको देखने को मिल सकते हैं इस दवाई से, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। ये क्या है? ये नॉन ओपियोइडल है। आपकी ये स्टेरॉइड थी, ये नॉन स्टेरॉइडल है। को सेंट्रली एक्टिंग एंटी टिश्यू, ठीक है, सेंट्रली काम करती है। ये कैसे? ये भी आपका कफ सप्रेसेंट की तरह काम करती है। मेडुला के अंदर जो कफ सेंटर है उसको बंद कर देगी आपका। इट डजेंट कोज कॉन्स्टिपेशन, ये भी कोई कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करती है, ना कोई एडिक्शन कोज करती है, और डजेंट अफेक्ट द म्यूकोसिलरी फंक्शन, ठीक है। म्यूकस सिलेरी का मतलब क्या? आपका म्यूकस रेस्पिरेटरी पैसेज से जिस भी मूवमेंट में जा रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। ये म्यूकस को आराम से आपका बाहर आने देती है, ठीक है। म्यूकोसिलरी फंक्शन के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं डालती है। नेक्स्ट 5th ड्रग थी आपकी एंटी हिस्टामिन, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग आती है एंटी हिस्टामिन के अंदर वो डाईफिनाइहाइड्रामाइन, क्लोरोफिनाइर एमाइन, प्रोमिथाजिन, ये टैबलेट्स आती हैं आपकी किसके अंदर? एंटी हिस्टामिन के अंदर। ये सारी की सारी यूजफुल हैं कफ में ड्यू टू देयर सेडेटिव, एंटी एलर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन। तो एंटी हिस्टामिन के 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सेडेशन यानी नींद आ जाएगी आपको इन दवाइयों की वजह से। एंटी एलर्जिक की तरह ये काम करेंगी, ठीक है। यानी अगर एलर्जी की वजह से कोई फॉरेन पार्टिकल ऐसा चला गया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जिसकी वजह से आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ एलर्जन इरिटेंट फील हो रहा है, तो आप ये दवाइयाँ दे सकते हो, ठीक है। आप कभी भी आपके घर में जो भी वो हो ना, कफ सिरप हो, उसके ऊपर आज साल्ट पड़ना ये, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन सा इनमें से साल्ट है, और एंटी कोलिनर्जिक की तरह ही काम करती है। प्लस और क्या करेगी? दे प्रोड्यूस द सिम्प्टोमेटिक रिलीफ इन कोल्ड एंड कफ, ठीक है। अगर आपको जुकाम हो रहा है, कफ हो रहा है, उसके अंदर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका सिर दुख रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, ठीक है, उन सब को क्या कर देगी? ठीक कर देगी ये। एसोसिएटेड विद एलर्जिक कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई एलर्जी कंडीशन है और उससे आपको कफ और कोल्ड की दिक्कत आ रही है, तो उन सबको ठीक करने का काम आपका एंटी हिस्टामिन करेगी। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर कोई पेशेंट हिस्टामिन या एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले रहा है तो उस पेशेंट के अंदर आपने ड्राइविंग और मशीनरी वर्क नहीं करवाना है, ठीक है, क्योंकि सेडेशन इसका एक्शन है। पेशेंट को नींद आने लगेगी, नींद आएगी तो वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएगा और ना ही मशीनरी वर्क कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना है। जब वो ये दवाइयाँ लेते हैं तो उनको मना करना है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है। और ये सारी की सारी कफ सप्रेसेंट आपने इन्फेंट्स और छोटे बच्चों में यूज नहीं करनी है, ठीक है। और ये सारी की सारी आपने ड्राई कफ के अंदर ही देनी है, ठीक है। 3 की पॉइंट्स आपके जो देखिए यहाँ पे भी लिखे गए हैं। कफ सप्रेसेंट जो हमने ये दवाइयाँ पढ़ी हैं शुड बी यूज्ड ओनली फॉर ड्राई कफ के लिए ही देनी है, ठीक है। और प्रोडक्टिव कफ को कभी भी सप्रेस नहीं करना है। जिसके अंदर आपका स्पूटम आ रहा है उसके अंदर कभी भी ये वाली दवाइयाँ नहीं देनी है आपने, जो भी आप पढ़ के आए एंटी टिश्यूज। और कफ सप्रेसेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इन्फेंट, बच्चों के अंदर कभी भी ये यूज़ नहीं करनी है। और जो पेशेंट आपका एंटी हिस्टामिन ले रहा है उसको ड्राइविंग और मशीनरी वर्क करने के लिए बिल्कुल मना कर देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी आपकी वो थी फेरेंजियल डिमलसेंट्स, ठीक है, फेरेंजियल डिमलसेंट्स। इसके अंदर क्या है आपका देखिए, इसके अंदर सिरप्स आते हैं आपके ये लोंजियंस, लिक्टिनस और ल्यूकोराइस। ये आप यूज़ कर सकते हो कब? मे बी यूज्ड व्हेन कफ अराइज ड्यू टू इरिटेशन, जब आपको कफ हो रही हो वो भी इरिटेशन की वजह से। और इरिटेशन भी आपको कहाँ हो रही हो? लैरिंग्स के ऊपर ऊपर, ठीक है, लैरिंग्स के ऊपर ऊपर अबो द लैरिंग्स अगर आपको इरिटेशन हो रही है और उसकी वजह से आपको कफ आ रही है बार बार, तो आप इन सिरप्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
ये सिरप्स कैसे काम करते हैं आपके, देखिए, दे इंक्रीज द स्लाइवेशन, स्लाइवा जो है उसको ये इंक्रीज कर देंगे और प्रोड्यूस करेंगे एक प्रोटेक्टिव सूथिंग इफेक्ट। स्लाइवा अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो आपके इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा के पास जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इरिटेशन हो रही है वहाँ पे जाएगा और उसको प्रोटेक्टिव इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आपकी थोड़ी कम होगी, आपको रिलैक्स मिलेगा, आपके गले को आराम मिलेगा और ये दवाइयाँ इस तरीके से आपका काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिव कफ, आप पढ़ के आए हो प्रोडक्टिव कफ के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा आपका स्पूटम, वेट कफ भी आप इसको बोल सकते हो, जिसके अंदर आपका स्पूटम प्रोड्यूस होगा। तो सप्रेस करना प्रोडक्टिव कफ को हार्मफुल हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, अगर आपके पास एक पेशेंट कफ की प्रॉब्लम लेके आता है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसको प्रोडक्टिव कफ है या नॉन प्रोडक्टिव कफ है, उस हिसाब से आपने दवाइयाँ देनी है। अब आप अगर आपने प्रोडक्टिव कफ वाले पेशेंट को एंटी टिश्यू ये कोडीन और नोस्कैपिन दवाइयाँ दे दी तो उसका क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, क्या सप्रेसेंट हो जाएगा आपका ये कफ सेंटर, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और फिर आपने जो ट्रीटमेंट है वो देना है, क्या एंटीबायोटिक भी देनी है इन्फेक्शन के लिए और एक्सपेक्टोरेंट देनी है, म्यूकोलाइटिक देनी है कफ को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स क्या हैं, आपकी जो थर्ड क्लासिफिकेशन आ रही है, ठीक है। ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, देखिए, दे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, ठीक है। अब आपकी जो ब्रोंकाइज है वहाँ पे स्पूटम आपका इकट्ठा हो गया है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, देखिए, रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिव कफ के अंदर क्या होता है, स्पूटम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन जैसे ही आप ये दवाइयाँ दोगे पेशेंट को, क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइज से थोड़ा सिक्रीशन म्यूकस सिक्रीट होने लग जाएगा, ठीक है। वो म्यूकस सिक्रीट होके क्या करेगा, इसका जो स्पूटम का गाढ़ापन, स्पूटम विस्कोसिटी थी उसको क्या करेगा, कम करेगा, जिसकी वजह से ये जो आपका स्पूटम था वो थोड़ा लेस टायरिंग और प्रोडक्टिव होगा और ईजिली बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को क्रोनिक कफ हो रही है उसके ट्रीटमेंट में आपने म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग का यूज़ करना है। और एक्सपेक्टोरेंट के अंदर जो आपने पढ़े हैं वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये थी आपकी दवाइयाँ, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट, एसिटेट, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो सकती हैं, क्रोनिक कफ के अंदर देनी है। आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे लिखोगे, ये दवाइयाँ क्या करती हैं, आपका ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देंगी और विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम को डिक्रीज़ कर देंगी और ईजी हो जाएगा आपका स्पूटम स्पिट आउट करना, बाहर निकलना ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये काम करती हैं। नेक्स्ट है आपकी म्यूकोलाइटिक, जो फोर्थ आपकी क्लासिफिकेशन है, फाइनल क्लासिफिकेशन है ये क्या करती हैं आपकी, देखिए, म्यूकोलाइटिक, जैसा इनका नाम है, क्या म्यूकस को क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं। तो दीज एजेंट ब्रेक द थिक टिनेसियस स्पूटम, टिनेसियस का मतलब होता है डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का जो आपका स्पूटम इकट्ठा हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको ब्रेक डाउन करेंगी, उसकी विस्कोसिटी को कम करेंगी और क्या करेंगी, ताकि वो स्पूटम ईजिली कम एफर्ट के साथ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यही ऐसे ही आपने इसको वो करना है, इसकी एक्शन है वो आपने ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखोगे आप, म्यूकोलाइटिक लिखोगे ऊपर, ठीक है, जो भी दवाई का नाम होगा, क्या है, जैसे ब्रोमहेक्सिन है, ब्रोमहेक्सिन आती है इसके अंदर, ठीक है। वो क्या करती है आपकी ब्रोमहेक्सिन, क्या करेगी, वो रिड्यूस द ब्रोंकियल, इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज करेगी टू डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम, ठीक है, लीड टू इजी कम आउट विद लेस एफर्ट। ऐसे आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बनाना है, ठीक है, कम एफर्ट्स के साथ आपका स्पूटम बाहर निकल आए, ऐसी आपने कोशिश करनी है। ब्रोमहेक्सिन लिख के ऐसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे आप इसका फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। जो बातें इन्होंने यहाँ लाइन में बताई हैं उसको आप फ्लो चार्ट के अंदर लिखोगे, या फिर देखिए यहाँ भी बता रखे हैं आपको, ब्रोमहेक्सिन और एसिटाइलसिस्टीन दवाइयाँ दे रखी हैं, ये क्या करेंगी, विस्कोसिटी को कम कर देंगी, जो आपका कफ है वो आपका थोड़ा लेस प्रोडक्टिव और टायरिंग, यानी जमा थोड़ा कम होगा, वहाँ थोड़ा वाटरी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और वो बाहर आना ईजी हो जाएगा, ठीक है, ईजिली कम आउट।
ठीक है। अब जो इनके बारे में एक क्या बात है, देखिए ब्रोमहेक्सिन है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है आपकी, इट इज़ यूज्ड ओरली दिया जाता है इसको, हैज़ पोटेंट म्यूकोलाइटिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है आपकी ये दवाई, एंड म्यूकोकाइनेटिक इफेक्ट भी है इसके, ये तोड़ेगी सही म्यूकस को, ब्रेक डाउन करेगी, उसकी विस्कोसिटी को कम करने के साथ साथ क्या करेगी, म्यूकोकाइनेटिक यानी म्यूकस को बाहर विद लेस एफर्ट निकालने में भी हेल्प करेगी। एसिटाइलसिस्टीन क्या है, म्यूकोलाइटिक एजेंट है और यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ठीक है, कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, और किसकी फॉर्म में यूज़ की जाती है, एरोसोल की फॉर्म में। जो ये ड्रग है एसिटाइलसिस्टीन, इसका जो नाम आपको देखने को मिलेगा वो एरोसोल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपकी थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप ऐसे बना के लिख के आ सकते हो इसका, ठीक है, उसके अंदर एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो ये की पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बताई दिए थे। कफ सप्रेसेंट आपकी सप्रेस आपको सिर्फ ड्राई कफ के अंदर करना है, जहाँ स्पोटम की प्रोडक्शन नहीं हो रही है वहाँ आप सेंटर को ही सप्रेस कर दो और आपकी कफ ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्टिव कफ के अंदर आपने कभी भी सप्रेसेंट्स नहीं देनी है। अगर आप सप्रेसेंट दोगे तो प्लस में आप इन्फेक्शन भी कोज कर सकते हो, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए फिर आपने अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और कफ के लिए अलग देना पड़ेगा। तो प्रोडक्टिव कफ के लिए 2 दवाइयाँ और 2 दवाइयाँ आपकी नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए, ठीक है। इन्फेंट को सप्रेसेंट कभी भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चों का फिर CNS डिप्रेशन भी हो जाता है, जो उनका साइड इफेक्ट है मेडुला के कफ सेंटर के साथ साथ वो CNS को भी डिप्रेस कर देंगे, ठीक है। और छोटे बच्चों का दिमाग वैसे ही थोड़ा छोटा होता है और डेवलप हो रहा होता है, वहीं पे आप डिप्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके अंदर आपने कभी भी कफ सप्रेसेंट्स नहीं यूज़ करनी है, आप उनके अंदर म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट ही यूज़ करोगे। और जो पेशेंट आपका एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ ले रहा है उसको आपने अवॉइड करवानी है क्या, ड्राइविंग और ऑपरेटिंग मशीन और उसको ये सारी चीज़ें नहीं चलानी है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। थैंक यू गाइस, ये आपका जो चैप्टर था ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये दवाइयाँ सारी समझ आ गई, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। थैंक यू गाइस।